कहानी की शुरुआत नोरा की बचपन की एक मेमोरी से होती है। उसके फादर उसे ट्रोल्स की एक पुरानी कहानी सुनाया करते थे। वो उसे समझाते थे कि ये जीव मिट्टी और पत्थरों से बने हैं और पहाड़ों की गहराइयों से निकल कर आए हैं। काफी समय तक इंसान और ट्रोल्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए एक तरह की एकता के साथ रहा करते थे। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब पूरे यूरोप में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फैलने लगा। नॉर्वे में एक युवा राजा को पूरे देश को ईसाई धर्म में बदलने का मिशन दिया गया। इस नए धर्म में धरती के इन प्राचीन जीवों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। जब इन ट्रोल्स को उनके सुरक्षित और अंधेरे जंगलों से निकालकर सूरज की तेज रोशनी में लाया गया तो वो पत्थर में बदल गए। एक हाथ में तलवार और दूसरे में बाइबल लेकर ओलाफ ने ट्रोल्स का पर्ज यानी सफाया शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये मैसेकर आगे बढ़ा, ट्रोल्स इस नए धर्म से तंग आ गए। इसी तरह ट्रोल्स का दौर खत्म हुआ। ओलाफ ने जरा भी मर्सी नहीं दिखाई और बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको खत्म कर दिया। तभी नोरा की मॉम कमरे में आती है और कहती हैं कि आज के लिए बस इतना ही। नोरा अपने पिता से पूछती है कि सेंट ओलाफ इतने क्रूअल क्यों थे जबकि ट्रोल्स वहां पहले से रह रहे थे। उसे समझ नहीं आता कि किसी ने उनकी मदद क्यों नहीं की। तभी उसकी मां को खांसी आने लगती है। टोबियास उनसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो हाँ तो कहती हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। उन्हें कैंसर है। वो प्यार से नोरा से वादा करती हैं कि एक दिन वो उसे ट्रोल वॉल दिखाने ले जाएंगी और उसे लोरी सुनाकर सुला देती हैं। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। नोरा अपने दिवंगत पिता के पुराने कैबिन में अकेले रह रही है, जो किताबों और पुरानी रिसर्च मटेरियल से भरा पड़ा है। अचानक वहां बिना बताए कोई घुस आता है। नोरा उसे घुसपैठिया समझकर अपने इंस्टिंक्ट पर रिएक्ट करती है और उस पर अटैक कर देती है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो एंड्रियस है। एंड्रियस ये देखकर हैरान हो जाता है कि नोरा जानवरों और पेड़ों से बात करने वाली किताबें पढ़ रही है। नोरा अपनी किताबें वापस छीन लेती है और कहती है कि वो रूड नहीं होना चाहती थी, पर वो एंड्रियस को देखकर खुश है। एंड्रियस नोटिस करता है कि नोरा सेंट ओलाफ की कब्र तक जाने वाले रास्ते के बारे में पढ़ रही है। वो उससे किसी चीज में मदद मांगता है। नोरा कहती है कि उसने वो दुनिया पीछे छोड़ दी है, लेकिन एंड्रियस उसे समझाता है कि वक्त बदल गया है। अब एक नई गवर्नमेंट और नया प्राइम मिनिस्टर है। नोरा को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी एंड्रियस की नजर दीवार पर लगे ढेरों न्यूज क्लिपिंग्स पर पड़ती है, जिससे पता चलता है कि नोरा की इन्वेस्टिगेशन कितनी अनकंफर्टेबल रही है। एंड्रियस उसे मनाते हुए कहता है कि उसके पिता टोबियास को वो चीज बहुत पसंद आती जो वो उसे दिखाने वाला है। दोनों हेलीकॉप्टर से वेयोर्क पावर प्लांट पहुंचते हैं, जहां प्रोफेसर मर और वैंगल उनका स्वागत करते हैं। वो नोरा को बताते हैं कि पिछली बार जो हुआ उसके लिए वो माफी चाहते हैं। वो समझाते हैं कि उस वक्त सरकार के पास प्रोजेक्ट ज्योतिन के लिए जरूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी, लेकिन सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। हर कोई जानता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वेयोर्क में क्या हुआ था। टेलमार्क के हीरोज दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाने की रेस और वो मशहूर हेवी वाटर सैबोटाज जिसने हिटलर के प्लान्स को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन जैसा कि उन्होंने समझाया, वो ऑफिशियल स्टोरी सिर्फ एक कवर अप थी। असली मिशन का भारी पानी यानी हेवी वाटर से कोई लेना देना ही नहीं था। नोरा पूरी तरह बैफल्ड यानी चकित रह जाती है जब तक कि वो उसे वो नहीं दिखाते जो उन्होंने खोज निकाला है, एक मेगा ट्रोल जो साइज में वाकई बहुत विशाल है। वहां आसपास अलग अलग लैब्स हैं जहां कई साइंटिस्ट्स अपने अपने इंडिविजुअल रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। नोरा उस जीव को और करीब से देखने के लिए आगे बढ़ती है। एंड्रियस बताता है कि जिन लोगों ने इसे 1 सदी पहले खोजा था, उन्होंने इसका नाम जोतन रखा था, जो पुरानी नॉर्स मिथोलॉजी के ट्रोल्स को एक सम्मान था। हालांकि एंड्रियस इसे सीधा सीधा मेगा ट्रोल कहना ही पसंद करता है। प्रोफेसर वैंगल समझाते हैं कि उनके पास किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से निपटने के लिए सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तैयार हैं। उस जीव के चारों तरफ उन्होंने ताकतवर अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगाई हैं, जो उसे पत्थर बनाने के लिए काफी हैं। वो मानते हैं कि ये तरीका नोरा के उस क्लेवर सॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है जो उसने ओस्लो में इस्तेमाल किया था। तभी प्रोफेसर मैरियन रदानी, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वहां आती हैं। वो किसी दूसरी भाषा में एंड्रियस को डांटती हैं कि नोरा को इसमें शामिल नहीं करना था। एंड्रियस उसी भाषा में जवाब देता है कि अगर जल्द ही कोई रियल प्रोग्रेस नहीं दिखी तो पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। नोरा बीच में बोलने की कोशिश करती है तो मैरियन सीधे उससे कहती हैं कि एंड्रियस ने उसे नोरा के ओस्लो वाले हीरोइक एक्शंस के बारे में बताया है, मिट्टी और चट्टान से बने, बर्फ की हड्डियों वाले और बर्फीले दिल वाले।
इसके बाद एंड्रियास नोरा को कुछ और दिखाने के लिए ऊपर ले जाता है। वहां सिगी है जो एंड्रियास की पार्टनर है और प्रेग्नेंट है। वो समझाता है कि इस लेवल पर वो लैटिन, पुरानी नॉर्स, संस्कृत और प्री क्रिश्चियन रून्स के लेख रखते हैं जिनमें ट्रोल्स का जिक्र है। आखिर में वो उसे सेंट ओलफ का ट्रोल लॉ दिखाता है जो साल 1030 का है। भले ही वो मैन्युस्क्रिप्ट अधूरी है लेकिन उसका मकसद साफ है, उस जमीन से ट्रोल्स को खदेड़ना। नोरा अब समझ जाती है कि उसके पिता शुरू से ही सही थे। प्रोफेसर वैंगल बताते हैं कि कुछ समय पहले डोवरे में एक ट्रोल देखा गया था और चूंकि उनके पास पहले से एक ट्रोल मौजूद है तो बाहर और भी ट्रोल्स होने की बात बिल्कुल प्लॉजिबल यानी मुमकिन लगती है। प्रोफेसर मेयर कहते हैं कि अगर हालात खराब हुए और किसी दूसरे ट्रोल ने आपा खो दिया तो उन्हें तैयार रहना होगा, लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले उन्हें चीजों को समझना होगा। इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद उनकी रिसर्च एक डेड एंड पर पहुंच गई है और उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो हटकर सोच सके। उन्हें नोरा की जरूरत है। यह सब जानकर नोरा को काफी ओवरवेल्म महसूस होता है। वो कहती है कि यह सब उसके लिए बहुत ज्यादा है। चीजों को समझने की कोशिश करते हुए वो बाथरूम जाने का कहती है। वो उसे रास्ता दिखाते हैं लेकिन नोरा चुपके से एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाती है और सीधा उस चेंबर की तरफ बढ़ती है जहां ट्रोल रखा है। वो एलिवेटर से ऊपर जाती है और उस जीव के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है। वो बड़े प्यार से उसके चेहरे को छूती है और वही गाना गाने लगती है जो उसकी मां उसे बचपन में सुनाती थी। ठीक उसी पल सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी पर लौटता है और मॉनिटर्स पर कुछ अजीब मूवमेंट नोटिस करता है। दूसरी तरफ नोरा को लगता है कि कुछ नहीं हुआ क्योंकि ट्रोल कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है वो जीव अचानक जाग जाता है। स्क्रीन्स पर उसकी हार्ट बीट तेजी से भागने लगती है और उसकी वाइटल एक्टिविटी ऊपर चली जाती है। प्रोफेसर तुरंत वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि ट्रोल अब पूरी तरह से जाग चुका है। प्रोफेसर मर गार्ड को अल्ट्रावायलेट लाइट्स तैयार रखने और सिग्नल का इंतजार करने का ऑर्डर देते हैं। गार्ड बटन दबाने ही वाला होता है तभी प्रोफेसर मरियन उसे सख्ती से रोक देती है। उनका कहना है कि अब जब यह जीव जाग गया है तो इसे खत्म नहीं किया जा सकता। वो जानबूझकर पैनल पर कॉफी गिरा देती हैं जिससे पूरा लाइट सिस्टम खराब हो जाता है। एंड्रिया जोर से चिल्लाकर नोरा को वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है क्योंकि ट्रोल अब अपनी जंजीरें तोड़ने लगा है। आखिर में ट्रोल आजाद हो जाता है लेकिन नोरा अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है। ट्रोल उस एलिवेटर पर हमला करता है जिसमें नोरा थी, जिससे वो सीधा जमीन पर जा गिरती है। पूरे फैसिलिटी में भगदड़ मच जाती है। तभी ट्रोल आगे बढ़ता है और प्रोफेसर वंगल को कुचल देता है। सारा स्टफ वहां से भागने लगता है। गुस्से में भरा ट्रोल बाहर निकलने का रास्ता बनाता है और सब कुछ तहस नहस करते हुए जंगल में गायब हो जाता है। नोरा, एंड्रियाज, मैरियन और सिगियर बेस पर इकट्ठा होते हैं जहां कैप्टन क्रिस उन्हें एक मिलिट्री व्हीकल में ले जाता है। ब्रीफिंग रूम के अंदर मैरियन नोरा को समझाने की कोशिश करती है कि उनकी रिसर्च से मेडिकल साइंस और क्लाइमेट स्टडीज में बड़ी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन नोरा उसे टुकते हुए कहती है कि उन्होंने ट्रोल को सिर्फ एक चीज समझा जिसकी कोई कीमत नहीं है। वो उन्हें याद दिलाती है कि इंसानों को खुद को हर जीव से ऊपर नहीं समझना चाहिए। ट्रोल्स की भी अपनी सोच और इमोशंस होते हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर ब्रिनमैन जनरल और बाकी ऑफिशियल्स के साथ वहां पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें प्रोजेक्ट जोतिन हमेशा से बहुत रिस्की लगता था और आज जो हुआ उससे उनका डर सच साबित हो गया। मैरियन बहस करती है कि अभी भी कंट्रोल पाने का मौका है, पर नोरा साफ कह देती है कि इतनी बड़ी ताकत को काबू करना नामुमकिन है। प्राइम मिनिस्टर ऐलान करते हैं कि उनकी प्रायोरिटी जनता की सुरक्षा है और वो ट्रोल को तुरंत खत्म करने का यानी एलिमिनेशन का आर्डर दे देते हैं। नोरा उनका विरोध करती है और कहती है कि वो वही पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं। ब्रिनमैन काफी इमोशनल होकर बताते हैं कि उन्होंने एक हादसे में अपने भाई को खो दिया था और वो अब कोई रिस्क नहीं लेंगे। नोरा उदास होकर बैठ जाती है और उसके हाथ में उस पुराने ट्रोल का पत्थर का टुकड़ा है। एंड्रियास उसके पास बैठता है और अपना टुकड़ा दिखाते हुए कहता है कि हम सबको अपनी गलतियों। वो साफ मना कर देता है कि वो दोबारा वही गलती नहीं करेगा, लेकिन नोरा शांति से जवाब देती है कि उसके पिता अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में बहुत खुश थे क्योंकि उनके काम ने उन्हें एक पर्पस दिया था
नोरा की जिद के आगे आखिर में क्रिश मान जाता है। फिर क्रिश उसे एक नया हेलीकॉप्टर दिखाता है जिसे खास तौर पर अल्ट्रावायलेट लाइट सिस्टम के साथ कस्टम बिल्ट किया गया है। तभी एंड्रियास भी वहां आ जाता है, वो भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता है। इसी बीच मैरियन वहां पहुंचती है और पूछती है कि क्या एक और इंसान के लिए जगह है। क्रिश उसकी पर्सनालिटी से काफी इंप्रेस्ड होता है और बिना झिझक उसे भी साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सिगी एंड्रियास को विदा करती है और उससे वादा लेती है कि वो सही सलामत वापस आएगा। दूसरी तरफ पहाड़ों के एक स्की रिजॉर्ट में कुछ जवान लोग पार्टी कर रहे होते हैं। अचानक जमीन हिलने लगती है, ग्लास गिरने लगते हैं और लोग पैनिक करने लगते हैं। तभी वहां वो ट्रोल आ धमकता है। वो बिल्डिंग की छत उखाड़ देता है और सबको सदमे में डाल देता है। कुछ लोग भागने के बजाय उसकी फोटोज लेने लगते हैं। उन्हें खतरे का अंदाजा ही नहीं है। ट्रोल उन पर बेरहमी से हमला करता है और अपनी विशाल मुट्ठी में भरकर उन्हें निगलने लगता है। ठीक उसी वक्त वहां दोनों हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं। नोरा यह मंजर देखकर दंग रह जाती है। उसे समझ आता है कि यह ट्रोल पिछले वाले जैसा बिल्कुल नहीं है। सोल्जर्स अल्ट्रावायलेट लाइट्स ऑन कर देते हैं और ट्रोल पर हमला करते हैं। नोरा क्रिस को आगाह करती है कि उसके ज्यादा करीब न जाए, पर क्रिस उसकी बात अनसुनी कर देता है। ट्रोल जमीन से एक खंभा उखाड़ता है और सीधा आमिर के हेलीकॉप्टर पर दे मारता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है। अपने आखिरी पलों में आमिर क्रिस को अलविदा कहता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। क्रिस अपने पार्टनर की मौत से पूरी तरह टूट जाता है। नोरा उसे कुछ भी रेकलेस या जल्दबाजी में न करने की सलाह देती है, पर क्रिस नहीं मानता। वो अपना हेलीकॉप्टर सीधा मेगाट्रोल के सामने ले आता है, लेकिन अब वो हमला नहीं कर पाता क्योंकि लड़ाई के दौरान उसकी लाइट सिस्टम खराब हो गई थी। ट्रोल देखता है कि अब उस पर हमला नहीं हो रहा, तो वो चुपचाप वहां से चला जाता है। बाद में जब क्रिस, नोरा, एंड्रियास और मैरियन क्रैश साइट पर खड़े होते हैं, तो मैरियन को यकीन नहीं होता कि ट्रोल इतनी बेरहमी से कत्लेआम मचा सकते हैं। नोरा कहती है कि 3 साल पहले वाला ट्रोल ऐसा नहीं था। मैरियन कहती है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उस ट्रोल ने भी लोगों को मारा था। नोरा जोर देकर कहती है कि वो ट्रोल सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहता था और हमने सालों तक उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें ऐसा बनाया है। एंड्रिया सोचता है कि क्या इस ट्रोल से बात करने का कोई तरीका है। नोरा कुछ देर चुप रहने के बाद कहती है कि शायद वो किसी ऐसे इंसान को जानती है जो ये कर सकता है। असली जवाबों की तलाश में नोरा पूरी टीम को लेकर डवरे माउंटेन्स की तरफ निकल पड़ती है। वो लोग उसी गुफा में जाते हैं जहां पहला ट्रोल मिला था। नोरा उन्हें एक ऐसे हिडन सेक्शन की तरफ ले जाती है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। इसी बीच वो मेगाट्रोल पास के ही एक इलाके में फिर से तबाही मचाता है और एक घर को तहस नहस कर देता है। गुफा के अंदर नोरा उन्हें एक पुराने हंटिंग पिट के पास ले जाती है। नोरा समझाती है कि कहानियों के हिसाब से यह जगह किंग ऑफ ट्रोल्स को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने एक बेबी ट्रोल को किडनैप किया था ताकि उसके पिता को जल में फंसा सकें। वहां हर तरफ ईसाई धर्म के सिंबल्स बने हुए थे ताकि ट्रोल्स को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। नोरा वही टेपिंग पैटर्न इस्तेमाल करती है जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी। तभी अंधेरे में से एक ट्रोल बाहर निकलता है। नोरा क्रिस से कहती है कि अपनी वेपन नीचे कर ले और उसकी आंखों में लाइट न मारे। नोरा उस ट्रोल के पास जाती है और उसे पत्थर का वो टुकड़ा दिखाती है। वो सबको बताती है कि वो यहां कई बार आई है पर उसे कुछ नहीं मिला क्योंकि ये ट्रोल उसे अंधेरे से देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब वो सेफ महसूस करे। नोरा बताती है कि ये ट्रोल असल में माउंटेन किंग का बेटा है और उसे बेलो कहकर बुलाती है। वो अपनी मां वाली लोरी गाने लगती है जिससे ट्रोल तुरंत शांत हो जाता है। ये देखकर मैरियन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एंड्रियास हैरान होकर पूछता है कि उसने ये कैसे किया। नोरा कहती है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो एंड्रियास को भी बेलो को छूने के लिए कहती है। एंड्रियास धीरे धीरे आगे जाता है और गुनगुनाना शुरू करता है। ट्रोल उसे देखकर हल्की सी स्माइल देता है। फिर एंड्रियास उससे एक बहुत बड़ी फेवर मांगता है। कुछ देर बाद जमी हुई पहाड़ियों के बीच मेगा ट्रोल पास आने लगता है। नोरा एक फ्लेयर फायर करती है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके और बाकी लोग दूर से सब कुछ देखते रहते हैं। सावधानी से चलते हुए मेगा ट्रोल नोरा की तरफ चार्ज करता है।
तभी अचानक बर्फ के नीचे से बेबी ट्रोल बाहर निकल आता है। दोनों एक साथ जोर से रोर करते हैं और मेगा ट्रोल इतनी ताकत से जमीन पर पैर मारता है कि चारों तरफ की बर्फ टूटने लगती है। उसी अफरा तफरी में नोरा का पैर फिसल जाता है, जबकि बेबी ट्रोल पानी के अंदर डूब जाता है। यह सब देखकर नोरा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। क्रिस तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालता है और दोनों भागते हैं क्योंकि मेगा ट्रोल उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। वो आखिरी पल में हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। ऊपर से नोरा नीचे उस पानी को देखती है जहां बेबी ट्रोल डूबा था और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वापस एयरबेस पर मैरियन पूछती है कि नोरा को ट्रोल्स की भाषा कैसे समझ आई। नोरा कहती है कि उसे बस अपने दिल से सुनना सीखना पड़ा। वो खुद को दोष देती है कि उसने बेलो को उस दुनिया में धकेला जिसके लिए वो तैयार नहीं था। एंड्रियास मैप देखते हुए बताता है कि मेगा ट्रोल निडारोस जाने वाले पुराने रास्ते पर चल रहा है। नोरा समझ जाती है कि ये ट्रोल रैंडम हमला नहीं कर रहा, बल्कि वो सेंट ओलाफ से बदला लेना चाहता है। आखिर में यह ग्रुप ट्रॉनहाइम की शानदार निड्रोस कैथेड्रल पहुंचता है। वहां उनकी मुलाकात एक हिस्टोरियन एस्थर से होती है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सेंट ओलाफ की गुमशुदा कब्र खोजने में लगा दी। नोरा बताती है कि उसने एस्थर की किताब पढ़ी है। एस्थर मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि असल में वो कब्र बिल्कुल उनकी नाक के नीचे ही है। एस्थर ग्रुप को कुछ अंडरग्राउंड पासगेज के जरिए आगे ले जाती है। वो सोचती है कि अगर ओलाफ चर्च के लिए इतना बड़ा नाम था तो उसकी कब्र को ऐसे छिपाकर क्यों रखा गया। नोरा कहती है कि शायद ओलाफ और चर्च के बीच जीते जी कुछ बहुत गंभीर डिसएग्रीमेंट्स यानी मतभेद रहे होंगे। आगे बढ़ते हुए उन्हें वही सिंबल दिखता है जो उन्होंने डोवरे माउंटेन्स की गुफा में देखा था। वो एक डेड एंड पर पहुंचते हैं जहां पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। एंड्रियास दीवार पर बनी एक म्यूरल को करीब से देखता है और अचानक उसका एक टुकड़ा गिर जाता है। एस्थर टॉर्च की रोशनी में उसे देखती है और बताती है कि ये ओलाफ के वो घाव हैं जो उसे स्टिकलस्टैट की लड़ाई में मिले थे। तभी नोरा की नजर दीवार के छेदों में लगी मशालों पर पड़ती है। वो एक एक करके उन्हें अंदर की तरफ धकेलती है। एक मैकेनिकल क्लिक की आवाज के साथ एक गोल दरवाजा खुलता है, जिसके पीछे पानी से घिरी एक कब्र दिखाई देती है। नोरा कब्र खोलने की कोशिश करती है, पर एस्थर उसे रोक देती है और कहती है कि हमें सेंट ओलाफ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन नोरा जोर देती है कि उनके पास वक्त बहुत कम है। आखिरकार वो कब्र खोलते हैं और अंदर खुद ओलाफ का शरीर है। इसी बीच नोरा को ओलाफ के कपड़ों में कागज का एक टुकड़ा मिलता है। उसे समझ आता है कि ये ट्रोल लॉ का वही मिसिंग हाफ यानी आधा हिस्सा है जो उन्हें पहले मिला था। ओलाफ कभी ट्रोल्स को खत्म नहीं करना चाहता था। पूरे देश में ट्रोल के हमले की खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पर फैल जाते हैं। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि शायद ये कोई राजा है जो अपना सिंहासन वापस लेने आया है। न्यूज रिपोर्ट्स बताती हैं कि मिलिट्री उसे रोकने में नाकाम रही है। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर मीडिया के सामने आकर दुख के साथ ऐलान करते हैं कि ट्रॉनहाइम अब उनके हाथ से निकल चुका है। इसी बीच जनरल मेजर क्रिश से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सिविलियंस को निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वो क्रिश को टीम के साथ पीछे हटने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन नोरा क्रिश से कहती है कि वो अब पीछे नहीं हट सकते। क्रिश भी मान जाता है। अब सबके सामने एक बड़ा डिलेमा था। अगर गोलियों और बारूद का ट्रोल पर कोई असर नहीं होता तो वो लड़ेंगे कैसे। नोरा को याद आता है कि ओलाफ ने कैसे लड़ाई लड़ी थी। अब सबको साफ हो जाता है। ट्रोल्स धूप और पवित्र पानी से कमजोर पड़ जाते हैं। रात होते ही सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं। एस्थर और आंद्रेयास बेल्स तैयार करते हैं। फिर जमीन कांपती है। मेगा ट्रोल आ जाता है। बेल्स बजते हैं, सोल्जर्स हमला करते हैं। ट्रोल को नुकसान होता है, पर वो गुस्से में एक पेड़ उखाड़कर सीधा घंटियों पर मारता है। क्रिस होली वाटर वाले धमाके करने का ऑर्डर देता है, पर उसका असर उतना ज्यादा नहीं होता। तभी सबको हैरान करते हुए बेबी ट्रोल बिलो वहां आ जाता है और अपने पिता के सामने खड़ा हो जाता है, पर मेगा ट्रोल उसे फिर से पटक देता है। मैरियन एक नया आइडिया देती है, अंदर से हमला करना। क्रिस और एंड्रियास हेलीकॉप्टर में बैठते हैं,
पर तभी एक प्रॉब्लम हो जाती है। बम फिसलने लगता है और उसका डेटोनेटर ढीला हो जाता है। अब इसे सिर्फ मैन्युअली ही फंसाया जा सकता है। एंड्रियास समझ जाता है कि कोई और रास्ता नहीं है। वो सिगी को आखिरी बार फोन करता है और इमोशनल होकर कहता है कि कुछ लोगों की जरूरत सबकी भलाई से बड़ी नहीं होती। मेगाट्रोल दहाड़ते हुए अपना मुंह खोलता है और एंड्रियास बम लेकर सीधा उसके मुंह में कूद जाता है। नोरा की सांसें थम जाती हैं। कुछ ही पलों में ट्रोल के अंदर जोरदार धमाका होता है और उसका शरीर बिखरने लगता है। आखिर में मेगाट्रोल हार जाता है। कुछ समय बाद टूटा हुआ चर्च फिर से बनाया जाता है। नोरा के कैबिन में सब शांत है। बाहर बिलो अब आजाद महसूस कर रहा है और दुनिया को देख रहा है।